और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.3। तो 13.3 में बच्चे हम दो प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एक हमारा है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ठीक, यानी कि जिसे हम कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एक संपूर्ण जो कि प्रायिकता प्रमेय है। दूसरा यदि बात करें हम तो बेस प्रमेय है, ठीक, बेस प्रमेय या बेस प्रमेय कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेस प्रमेय, बेस थ्योरम। तो यहाँ पर दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं ये बच्चे। अगर हम मान लेते हैं कि कोई हमारा सिंपल स्पेस एस है, ठीक, इसके अंतर्गत कई घटनाएं E1, E2, E3, E4 इस तरीके से कई घटनाएं हैं, ठीक। अब अगर बच्चे हम बात करें तो यहां समझिएगा ध्यान से। अब अगर देखिए किस प्रकार से ये घटनाएं इस प्रकार से हैं कि अगर हम E1 इंटरसेक्शन अगर हम E2 करते हैं तो कुल मिलाकर कुछ भी नहीं मिलता है, 5 मिलता है। इस प्रकार से है कि अगर इन दोनों का हम कॉमन देखें तो कुछ भी नहीं है। और यदि मैं E1 यूनियन E2, ठीक है, और यूनियन E3 यूनियन E4 ऐसे कई डॉट डॉट जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, तो हमको कहा देगा कुल मिलाकर के ये सिंपल स्पेस ही देगा। कहीं कुछ ही मिलकर बना है, फिर पूरा फिर आपका आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के कुल संभावित परिणाम, यानी कि टोटल सिंपल स्पेस। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय की अगर हम बात करें तो समझिएगा, अगर हम माने कि हमारे पास ये सिंपल स्पेस एस है, ठीक, ये सिंपल स्पेस एस है और यहाँ पर हमने मान लिया E1 है ये, ठीक, इसको माना हमने E1, इसको माना हमने E2, इसको माना हमने E3, ऐसे कई मान लिया हमने E4, ऐसे ढेर सारा मान लिया, ठीक। अब अगर बात करें सब में हमने लिया एक सिंपल मान लेते हैं, यहाँ पर ये इतना A हो गया, यहाँ से हमने लिया इतना A हो गया, ये A हो गया, ये इस तरीके से। यानी कि अगर हमको मान लेते हैं कि सिंपल स्पेस हमारा जो है कि S है और उसके अंतर्गत कई घटनाएं हैं, उनमें से हमको पता करना हो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का फार्मूला होता है हमारा बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपान E2, ऐसे ज्यादा रहेगा, प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू अगर यहां पर करें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान A अपान EI। यह टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब कैसे है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये फार्मूला आया कैसे। यानी अगर बात करें तो कुल प्रोबेबिलिटी यानी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो है वो यही है, टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक। तो लेकिन ये आया कैसे उसको समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे अगर मैं बात करूं कि अगर हमको ऐसे, अगर हमको हम पूछे कि A और S में कॉमन, यानी A और S का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो क्या बनेगा इंटरसेक्शन, यानी A और S में कॉमन क्या बनेगा, A वाला कॉमन बनेगा। अगर हम पूछे कि A और S में कॉमन कौन है तो जो यही ना कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा A आएगा। अगर हम A और S की अगर हम बात करें तो A और S में कॉमन क्या आएगा, A और S में हमारा जो कॉमन आएगा वो कॉमन आएगा क्या, ये वही आएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। फिर समझिएगा ध्यान से, हमने यहां किया A को रहने दिया, फिर इंटरसेक्शन। अब अगर हम S की बात करें तो हमने देखा कि S हमारा जो है वो सबका क्या है, यूनियन है। तो यहां पर हमने S की जगह लिखा, S की जगह E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 डॉट 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 इस तरीके से चलता रहेगा, मान लेते हैं n तक, ठीक।
ई एन तक। अब अगर हमको यहाँ पर बच्चे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, यानी कि वितरक नियम अगर हम लगाते हैं तो समझेगा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E1 और यूनियन का मतलब होता है प्लस, ठीक हो जाएगा प्लस, फिर इसका करेंगे ए इंटरसेक्शन E2, फिर यहाँ यूनियन का मतलब प्लस, फिर ए इंटरसेक्शन E3, फिर यूनियन का मतलब प्लस, फिर ए इंटरसेक्शन E4 और ऐसे फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां भी क्या रहेगा ए इंटरसेक्शन EN, ठीक। अब यहां समझिए, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने एक फार्मूला पढ़ा था पहले ही, यहां लिख देते हैं, हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E बराबर, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E हमारा हुआ करता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E, ठीक। यहाँ थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए, चले सब ये भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों पक्षों में प्रोबेबिलिटी लेने का, अभी लास्ट ले लेंगे, हटाओ लास्ट प्रोबेबिलिटी लेंगे सब जगह। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चे प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ ले ही लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ये बच्चे समझिएगा, दोनों पक्षों में हम क्या काम करते हैं, और यहाँ बराबर हमारा क्या चल रहा था, ये चल रहा था ना, तो हम क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों में हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमारा ऐसे, ठीक, सब ऐसे प्रोबेबिलिटी हटाओ बराबर, यहाँ भी ए रहा, यहाँ से लेते हैं, सब में हम प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, यहाँ भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E4, यहाँ भी रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN बराबर, यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, ठीक। अब समझिएगा, हमने एक फार्मूला सीखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो अब अगर हमको ए, यहां समझिए, अब अगर हमको ए इंटरसेक्शन E निकालना है तो सर हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E, यानी जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E है, ठीक, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E है, वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E। यहां समझिए, ए इंटरसेक्शन E था, क्या पर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक, इंटू सॉरी E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E रहेगा ना, E कितना हमारा E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फिर इसी प्रकार से यहां हो जाएगा, यह प्लस है प्लस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू थोड़ा सा, फिर यहां पर बनेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ E2 है तो E2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यहाँ वही ना बना था A/E, फिर यहाँ बन जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ऐसे डॉट 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 जाएगा प्लस तक, प्लस करके डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EN, यही हमारा हो गया संपूर्ण, और सॉरी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी कि अब इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EN, यही हमारा हो गया संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ठीक।
संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या होगा वो हमने आपको यहाँ पर निगमन करके भी बता दिया। बाकी ये फार्मूला है और इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, यहां पर समझिएगा बच्चा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई, और यहां चाहो तो सिग्मा लगा दो और आई बराबर 1 से लेकर n तक, ठीक। और वही होगा ना, होगा सबका बारी बारी से रखे हैं, तो आप इसको हम क्या काम कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूं कि क्या हुआ। हो सकता है पहली बार में बातें न समझ में आए तो दूसरी बार समझिएगा ध्यान से, कहे कि थोड़ा सा नई चीजें हैं, जब नई चीजें फेस करते हैं तो तमाम चीजें हम थोड़ा सा पहली बार में थोड़ा सा कुछ सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बातें हमारे अंदर स्टोर होती हैं। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पढ़ रहे हैं। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का समझिएगा ध्यान से, माना हमने कि हमारा कोई सैंपल स्पेस यानी टोटल संभावित परिणाम जो था वो हमारे पास S था, ठीक। उसके बाद कई घटनाएं E1, E2, E3, E4 ऐसे थी, और इन्हीं घटनाओं के अंतर्गत कोई एक घटना A था। अगर मैं इसका दूसरा फिगर बनाना चाहूं, इसका दूसरा फिगर मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं। दूसरा फिगर मैं ऐसे बना देता हूं, समझिएगा, दूसरा फिगर बना दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये सैंपल स्पेस ऐसा रहा, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक ए रहा, अब इसके अंतर्गत यहां मान लेते हैं, यहां से यहां तक का मान लिया हमने E1 हो गया, और यहां से ऐसे हमने कुछ मान लिया, क्या हो गया, E2 हो गया। यहां से ऐसे कुछ मान लेते हैं, क्या हो गया, E3 हो गया। अब फिर हमने मान लिया यहां से E4 वगैरह, और ये हमारा क्या था, A था। तो अब चाहे जो भी घटना हो, हर घटना के अंतर्गत हमारा A इंक्लूड हो रहा है कि नहीं इंक्लूड हो रहा है ना। सभी घटनाओं के अंतर्गत जो A है हमारा वो क्या है, इंक्लूड हो रहा है। तो हमको टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए हमारा कुछ यहाँ गया है, 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 सब में तो ए गया है ना हमारा। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल ए की प्रोबेबिलिटी, यहाँ इसीलिए क्या लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कुल ए की प्रायिकता, यानी उन घटनाओं के अंतर्गत मैं प्रायिकता ए की उन घटनाओं की प्रायिकता निकाल रहा हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं ए ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ जो E1, E2, E3 के अंतर्गत है। मैं प्रोबेबिलिटी यानी देखो इसको निकाल, तभी तो ना पता चले कहाँ कहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ऐसी घटना की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जो हमारे कुछ घटनाओं के अंतर्गत घटित हो रही है, यानी मैं घटना एक ही प्रायिकता पता कर रहा हूं, लेकिन ऐसा पता कर रहा हूं जो इसमें भी घटित है, इसमें भी घटित है, इसमें भी घटित है, इसमें भी घटित है, ठीक। इसीलिए समझिएगा ध्यान से, यहां पर हमने बताया था, अभी अब मैं बात करूं कि अगर मैं E1 से E2 में करूं, बच्चा ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा ये ऐसे रहेगा, ऐसे और ये से। अब अगर मैं पूछूं, यहां समझिएगा, ये E1 है, अब मैं पूछूं कि बताओ E1 और E2 में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है का? ये देखो E1 घटना अलग है, E2 घटना अलग है, कुछ मिल रहा है का? नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने लिखा था शुरुआत में कि E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर क्या, फाई मतलब 0। और उसी प्रकार देखो ध्यान से, अगर मैं इन सभी घटनाओं को जोड़ दूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन करके तैयार हो जाएगा, फिर से तो बनकर तैयार हो जाएगा हमारा जो सिंपल स्पेस रहेगा। तो हमने क्या काम किया, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 सब मिलकर के कहा दे देंगे, वापस से सिंपल स्पेस दे देगा हमको, सॉरी हाँ यूनियन है, सॉरी E1 यूनियन E2, यानी इन सभी का अगर मैं यूनियन निकालता हूं तो यूनियन हमको कहा देगा, सिंपल स्पेस देगा। तो फिर हमने क्या काम किया बच्चे, पहले तो हमने आपको बता दिया था कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, यानी n तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमने बताया कि हम इसको आपको कैसे सिद्ध करते, कैसे ये समझ लेते हैं। अगर मैंने देखा कि मैं A और S में अगर बात करूं, यानी कि A और S में अगर मैं इंटरसेक्शन यानी कॉमन की बात करूं, तो ये इतना पार्ट जो हमारा A है वही ना कॉमन आ रहा है। तो हमने यही देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन S हमको क्या देगा, A देगा। फिर हमने कहा कि चाहो तो यहाँ दोनों पक्षों में पहले ही प्रोबेबिलिटी ले लो,
अब चाहे तो बाद में ले लो प्रोबेबिलिटी। तो हमने कहा कि हम क्या अभी प्रोबेबिलिटी ना लेकर बाद में प्रोबेबिलिटी लिया। हमने कहा किया ए को ऐसे रहने दिया, इंटरसेक्शन को रहने दिया। ऐसा हमको पता है कि इन सभी का क्या है, यूनियन है, इन सभी का हमने यूनियन रख दिया। हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरक नियम। तुमने कहा किया इसका देखो इसके साथ किया वितरित किया। ए इंटरसेक्शन इवन था तो इवन, और यूनियन का मतलब होता है प्लस, फिर इसको किया फिर यूनियन का मतलब प्लस, फिर इसको किया फिर यूनियन, यहाँ यूनियन का मतलब प्लस, फिर डॉट 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 कहां तक जाएगा एन तक, और फिर हमने दोनों पक्ष में प्रोबेबिलिटी ले लिया। ठीक, अब फिर यहां से समझिएगा हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है एक्सरसाइज 13.1 में 13.1 में पढ़ा था हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, तो फिर हमने क्या किया, यहां से इसका गुणा कर दिया, यानी इंटरसेक्शन के कंडीशंस में जो हमारा बनेगा, समझिएगा ऐसे बनेगा। अगर मैं किसी का इंटरसेक्शन कंडीशन को अगर रिप्लेस करना चाहता हूं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बराबर क्या बना, यानी अपान वाला का प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। अपान अगर मैं लिखना चाहूं, देखो अपान की प्रोबेबिलिटी, अपान की प्रोबेबिलिटी और इसका अपान इसका, ये देखो वही चीजें तो हमने किया है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इंटरसेक्शन ई बराबर बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई। इसी से हमने सबको तोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसका अपॉन इसका, तो ये हमारा बन गया सब कुछ। ठीक, और फिर हमने इसको पहले लिख दिया, और शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने लिख दिया ई आई, या E1 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके चाहो तो आप शॉर्ट फॉर्म में, और चाहे तो उसको भी जानते रहो। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला आपका ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एक और है बेस प्रमेय, उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक, इसको हम थोड़ा सा करेंगे इरेज, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेस प्रमेय। हाँ बच्चे, हम लोग अगला थ्योरम बेस प्रमेय पढ़ते हैं। बेस प्रमेय को रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। तो समझिएगा कैसे हम बेस थ्योरम पता करते हैं। बेस थ्योरम के यदि बच्चे हम फार्मूले की बात करें, तो बेस थ्योरम का फार्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए। अब आई की जगह हम 1 2 3 जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस पर डिपेंड होगा, और यहाँ पर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई, और फिर यहाँ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के समीशन आई बराबर 1 से लेकर n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि ये कैसे आता है, इसका कैसे फार्मूला बनता है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर हमको कोई कह दे कि आप ई आई अपॉन ए का फार्मूला क्या बना सकते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। इसका तो हम फार्मूला जानते हैं, हमने 13.1 में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही ना हुआ करता था। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ऐसे तोड़ दूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, चाहे तो मैं ये लिखूं और चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिख सकता हूं मैं बिल्कुल। ठीक, तो चलिए अब अगर समझिएगा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए बराबर, अब अगर मैं चाहूं तो समझिएगा इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ऐसे कर सकता हूं, हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी फार्मूले से बना देते हैं। अगर इसी फार्मूले से हमको बनाना हो तो यहाँ समझिएगा इसी फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ए की जगह हमको क्या रखना, ई की जगह क्या रखना हमको ए। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे समझ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अगर है तो क्या बनेगा, यानी ये ऐसे रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ऐसे रहा होगा तब आया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, आया होगा ना ये। तो यहां से इसका मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई बराबर उधर बचेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। तो जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई है वहां पर मैं इतना चीज रख सकता हूं, है ना। तो हमने क्या काम किया, रख दिया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से पता किया उतना चीज है, और उतने चीज को अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर समेशन आई बराबर 1 से लेकर n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ए अपॉन ई आई, है ना। तो मैं उसकी जगह यही चीज लिख सकता हूं, ए की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हमने लिख दिया समेशन आई बराबर 1 से लेकर n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई। ये हमारा हो गया बेस थ्योरम, यही से निकल कर आया बेस थ्योरम। ठीक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ही समझ लीजिए कि कहा क्या आया है। बेस थ्योरम बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को आपका फार्मूला वो बनता है, बेस थ्योरम का ये फार्मूला आपका बनता है। दो ही फार्मूला है, एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एक बेस थ्योरम। ठीक है, चले हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे जो सारी बातें हैं वो क्लियर हो जाए। तो आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 15। करा किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, निर्माण कार्य को जो है वो समयानुसार जो है पूर्ण हो जाए, इसकी आपको क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ पर कहा किसी व्यक्ति के निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता, यानी जब हड़ताल हो रही है तो उसकी प्रायिकता कितना दे रहा है, मान लेते कुछ हड़ताल होने की प्रायिकता, हमने मान लिया हड़ताल होने की प्रायिकता को हड़ताल होने की घटना को हमने मान लिया ए, मान लेते हैं, चलो घटना ए है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको कितना दे रहा है 0.65, और घटना हड़ताल ना होने की घटना को हम मान लेते हैं, और हड़ताल ना होने की घटना को हमने माना ए नॉट है। ठीक, तो अब अगर हमको पता करना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी होगी, तो 1 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बराबर कितना हो गया, 0.35। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि अगर बात करें हम, हाँ, हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता दे। हड़ताल ना होने की स्थिति में, यानी हड़ताल अगर नहीं होगा तब, हड़ताल होने की घटना यह है, ना होने की घटना वो है। अगर हड़ताल ना हो, हम मान लेते हैं हड़ताल ना होने पर कार्य समाप्त होने की प्रायिकता
यहाँ समझिए, जब हड़ताल नहीं हो रहा तब प्रायिकता दे रहा, कितना दे रहा बच्चे, कितना दे रहा प्रायिकता, 0.80। ठीक, इसको मान लेते हैं हड़ताल ना होने की, कुछ मान लेते हैं इसको ए वगैरह बी वगैरह मान लेते हैं, हमने मान लिया बी मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या समझे, हड़ताल ना होने पर कार्य समाप्त होने की प्रोबेबिलिटी है, हड़ताल होने पर कार्य समाप्त होने की प्रायिकता बराबर कितना दिया गया है बच्चे, 0.32। बस करा कि अब आप बताइए कि क्या पूछा गया लास्ट में, निम्नानुसार के समानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्या कब तक समाप्त होगा। बस कुछ नहीं करना, इसका गुणा करके उसका गुणा करके जोड़ देना, हो गया। ठीक, कार्य समाप्त होने की समय पर कार्य टोटल प्रोबेबिलिटी में हम यही नहीं करते थे कि पहले का दूसरे का क्या करते थे, फिर क्या समझिए, दूसरे का भी पहले का गुणा करके क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, बस वही होगा। समय पर कार्य समाप्त होने की प्रायिकता, बस क्या करिए, जोड़ दिए, उसका कितना था, कहाँ गया, 0.65 इंटू 0.35 प्लस 0.80 इंटू 0.32 गुणा कर दीजिए, और जो आएगा गुणा करके जोड़ दीजिए, और आपका आंसर। गुणा करो, कितना आ रहा है, गुणा करो, और ये क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 होने की नहीं होने, गुणा करके फिर ना जोड़ रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। यहाँ देखो फार्मूला क्या बना है, वही ना बना है, वही तो बनेगा। पूरा टोटल कितना आया है, 0.488। चलिए, ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, निर्माण कार्य पर समय पर समाप्त होने की प्रायिकता आपकी यही बनेगी। ठीक, और कुछ नहीं है। अरे एक मिनट थोड़ा सा बैलून ने उल्टा रख दिया, एक मिनट। हाँ बच्चे, हमने थोड़ा सा बैलून उल्टा रख दिया है। हड़ताल होने की घटना वाला क्या था, यहाँ ये हड़ताल होने की है, और ये कहाँ गया, ये हड़ताल ना होने की है। क्या समझिए, हाँ ये हड़ताल ना होने की है, तो ना होने वाले का ना होने वाले के साथ रहेगा, होने वाले का होने का। हड़ताल ना होने पर कार्य समाप्त, तो ना हड़ताल होने का ये है, और यहाँ पर हड़ताल होने का ये है, तो हो जाएगा 0.65 इंटू 0.32 प्लस, और ना होने का ये है 0.3235, और यहाँ हड़ताल ना होने पर कितना है 0.80। उल्टा रख दिया, क्या समझिएगा, जो जिसका भी आखिरी वही रखा जाएगा ना, अलग अलग थोड़ी रखा है। कितना है इसका 0.488। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 का इंट्रोडक्शन जो भी है उसे कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।